the students. This is the lecture of what hybrid class we had today, because many of you could not hear me in the offline mode, and I believe for the beginning of the lecture the slides were not visible. So I thought I'll re-record it instead of editing the um, recorded live lecture. Okay, so as you know that I'll be covering part of unit 1 and 2 in this paper of quantitative methods, and I hope all of you know my name. I'm Shubhra Sharma. Okay, so basically we'll be covering correlation, concepts of correlation, regression, and scatter plots, and also I believe mean and standard deviation. And in this particular lecture I'll be talking about the correlation coefficient, both Pearson and Spear rank. So when we talk about correlation, as the name suggests, it measures the relatedness between two variables. So if you have two data sets, say one is of height, another one is of weight, how height and weight they are related to each other, that would define a correlation. So normally we see that people who are tall, they also weigh more, right? जो लंबे लोग रहते हैं उनका वजन भी ज़्यादा रहता है, तो एक कोरिलेशन हमको देखने में मिलता है हाइट और वेट के बीच में. ठीक है, कोरिलेशन कॉफिशिएंट नॉर्मली हम यूज़ करते हैं क्वांटिफिकेशन के लिए, इस डिग्री ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन करने के लिए. डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमें कोरिलेशन से मिल रही है बेसिकली, और उसको हम एक क्वांटिफाइबल नंबर में अपने एक ब्रॉड आइडिया के लिए जब यूज़ करते हैं उसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं. कॉमनली कब यूज़ होता है ये? ड्यूरिंग एक्सप्लोरेटरी और ऑब्जर्वेशनल स्टेजेस ऑफ research. Why only during exploratory or observational stages? Because it is not a very robust way to establish cause and effect relationship. मतलब आप इससे एसोसिएशन तो निकाल सकते हैं दो वेरिएबल्स का, जैसे कि हाइट और वेट, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वज़न ज़्यादा है, अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो उसके कारण वज़न भी ज़्यादा हो रहा है. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण आपका वज़न ज़्यादा हो सकता है. कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप ये नहीं एस्टैब्लिश करता है रोबस्टली या बहुत मजबूती से, लेकिन हाँ ये आपको एक आइडिया ज़रूर दे देगा कि ये दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं. नॉर्मली जो हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में करते हैं. तो अगर आपके पास दो वेरिएबल है, से एक्स और वाई, एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट होगा और वाई उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा. इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं एक्स की वैल्यू को चेंज करूँगी से फ्रॉम 2 to 4, तो वाई में भी कुछ चेंज होगा. हो सकता है वो भी डबल हो जाए, अगर वो 10 था वो 20 हो जाए, या फिर हो सकता है वो चेंज करे लेकिन सेम प्रोपोर्शन में ना करे. बट एनीवेज उसका एक डिपेंडेंस है एक्स के ऊपर. अगर एक्स चेंज होगा तो वाई को चेंज होना ही है, राइट? सो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक और टर्म भी बोलते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल. सो अगेन जैसे मैं पहले भी एम्फेसाइज कर रही थी कि कोरिलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं. It does not imply that change in one variable causes a corresponding change in another. और इसीलिए हमें एक्सपेरिमेंट्स चाहिए. तो आप इनिशियल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए या एक अपनी इनिशियल ब्रॉड आइडिया के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. और एक और चीज़ इसके लिए ट्रू है कि अगर मान लीजिए आपको दो वेरिएबल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन दिख रहा है और आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उस चीज़ की, जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप अपने अपने को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप हर दिन किस कलर के कपड़े पहनते हैं, राइट? और उसके साथ में आप हर दिन का मौसम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, या अगर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं. और जब आप दोनों डेटा सेट्स को आपस में रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो हो सकता है किसी दिन उस दिन ज़्यादा बारिशें होती हैं जिस दिन आप लाल कपड़े पहनते हो, राइट? लेकिन इन दोनों में कोई क्या है, कोरिलेशन बाई चांस हो गया, ये एसोसिएशन बाई चांस है. अगर 0.9 भी इसका कोरिलेशन आता है, मतलब बहुत हाई कोरिलेशन भी आता है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपके एक पर्टिकुलर कलर की शर्ट या सलवार सूट या ट्राउज़र्स पहनने से या ड्रेस पहनने से बारिश होती है.
आपके रीजन में या उस दिन पे, राइट। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये जस्ट एक रैंडम एसोसिएशन आपको दिख रहा है जो वास्तव में एक्चुअल में है नहीं, राइट। सो हमें जब भी हम दो वेरिएबल्स को आपस में देखते हैं और उसमें हमको कोरिलेशन मिलता है, अगर आपके पास उसकी कोई साइंटिफिक वैलिड लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, तो फिर अगर आप कंक्लूजन उससे ड्रॉ करने लग जाएंगे तो वो एररनेस होगा या फिर वो गलत होगा या फिर फ्लॉड होगा, राइट। तो ये चीज़ें, ये प्रिकॉशंस आपको हमेशा दिमाग में रखनी है जब भी आप कोरिलेशन को अपनी डेटा के साथ यूज़ करेंगे, कि वो हमेशा ब्रॉड रिलेशनशिप्स ही डिफाइन करता है, उसकी अंडरलाइन और सिग्निफिकेंट वेरिएशन वो नहीं आइडेंटिफाई करता, राइट। कॉज एंड इफेक्ट नहीं आइडेंटिफाई करता, कितना सिग्निफिकेंट है वो एसोसिएशन वो नहीं आइडेंटिफाई करता, ओके। ओके, मैंने क्लास में ये एग्जांपल डिस्कस किया था लंग कैंसर और स्मोकिंग का। हमको मालूम है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, लंग कैंसर भी कॉज करता है, ये बात सच है। लेकिन क्या सारे लंग कैंसर स्मोकिंग के कारण होते हैं? नहीं, स्पेशली एक्टिव स्मोकिंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लंग कैंसर जो है जेनेटिकली, मतलब उनकी जीन्स में, उनके डीएनए में ही कुछ ऐसी जीन्स हैं जो कैंसर को प्रोग्रेस करवा देती हैं लंग्स में, चाहे उन्होंने स्मोकिंग कभी भी ना की हो, राइट। तो इट्स नॉट कि ऑलवेज एक्टिव स्मोकर्स जो हैं उन्हीं को लंग कैंसर होता है, एसोसिएशन हायर मिलता है हमें डेफिनेटली, लेकिन इसके और भी कारण हो सकते हैं एक्टिव स्मोकिंग के अलावा। पैसिव स्मोकिंग मतलब आप खुद तो सिगरेट नहीं पी रहे हैं, लेकिन आपकी सराउंडिंग में कोई सिगरेट पीता है और आप वो धुआं लेते हैं, कंटिन्यूसली लेते हैं, हो सकता है उससे ही आपको लंग कैंसर हो जाए, या फिर आपकी जेनेटिक्स में, आपकी डीएनए में ही टेंडेंसी हो लंग कैंसर की। तो ये एक और फैक्टर्स हो सकते हैं लंग कैंसर कॉज करने के लिए। सो लंग कैंसर always does not mean that the person is an active smoker. This is an example that two variables, they can be very much correlated to each other. They can make sense, but it does not explain all the variation in one factor, in this case the lung cancer. Okay, so how do we quantify this association? How do we say, okay, that this much is the correlation between the two variables? For that, the most popularly used coefficients are Pearson correlation coefficient and Spearman rank order coefficient. इसके अलावा दो मेथड्स और भी हैं, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, हम इन्हीं दो जो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। और अगर आपने थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो ट्वेल्थ में तो आप ये भी समझेंगे कि ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, मतलब उस तरीके का डेटा जिसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल, किसी अगर आप 20 डेटा वैल्यूज़ लेते हैं और वो उस 20 डेटा वैल्यूज़ में बहुत सारे आउटलायर्स हैं, कुछ बहुत लो हैं, कुछ बहुत हाई हैं, उस तरीके का जो एक्सट्रीम वन टेल टू टेल डेटा है उसमें ये जनरली यूज़ किया जाता है। इसको हम पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट भी बोलते हैं, ओके। सो ये जो जितने भी कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हैं, ये एक्चुअली आपको बाईवेरिएट डेटा पे आप इसको यूज करते हो। बाय का मतलब क्या है? BI मतलब टू, राइट। सो एटलीस्ट टू वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड। अगर हम यूनिवेरिएट एनालिसिस की बात करें तो मीन मोड मीडियन, ये सारे यूनिवेरिएट एनालिसिस हैं। मतलब आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है, उसका आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो या मोड कैलकुलेट कर रहे हो या मीडियन कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। लेकिन कोरिलेशन हमेशा बाय वेरिएट डेटा पे ही यूज होता है, तो दो वेरिएबल्स आपको चाहिए। जैसे हाइट और वेट का हमने एग्जांपल दिया, लंग कैंसर और स्मोकिंग का दिया, और भी कोई दो वेरिएबल्स आपको चाहिए, एक्स और वाई, कुछ भी हो सकता है इसमें, राइट। पियर्सन कोरिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या मतलब हो गया? अगर मैं एक्स और वाई में कह रही हूँ कि हाई कोरिलेशन है, दोनों बहुत ही आपस में कोरिलेटेड हैं, और फिर मैं यही एनालिसिस वाई और एक्स के साथ रिपीट करती हूँ, एक्स और वाई एंड देन वाई एंड एक्स, तो वाई और एक्स में भी मुझे सेम ही रिलेशनशिप मिलेगा। तो इट डज नॉट मैटर अगर मैं अपने एक्स डेटा को वाई की तरह प्लॉट करती हूँ या वाई के डेटा को फिर एक्स की तरह प्लॉट करती हूँ, तो ये रिलेशनशिप सिमेट्रिक है, उससे हमारा कोरिलेशन नहीं बदलेगा। Also, this particular analysis is unaffected by linear transformation. Linear transformation से हम क्या समझते हैं? अगर हमारे पास डेटा सीरीज है, से x की कोई डेटा सीरीज है,
इसको मैं एक यूनिट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। से मेरे पास वैल्यूज़ हैं 1 to 10, जो मेरी x की वैल्यूज़ हैं। अब मैं हर वैल्यू को इंटू 2 कर देती हूँ, राइट। वैसे ही मेरे पास y पे कुछ वैल्यूज़ हैं से 90 to 100, और उसको भी मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ एक नंबर से 5 से। तो अब अगर मैं पहले वाला जो मेरा x और y था उसका कोरिलेशन फाइंड आउट करूँगी, और ये जो मैंने दूसरे x और y जनरेट किए हैं एक यूनिफॉर्म नंबर से मल्टीप्लिकेशन के बाद, अगर मैं कोरिलेशन देखूंगी तो कोरिलेशन नहीं बदलेगा, कोरिलेशन सेम रहेगा। तो इसका मतलब इसको हम कहते हैं इट इज़ अनअफेक्टेड बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट डज नॉट अफेक्ट। ओके, तो ये एक एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस टेबल में एजेस ऑफ स्पाउसेस दिया है, एक कपल में जिसमें हस्बैंड और वाइफ हो, उसमें उनकी एजेस यहाँ पे शो करी है। तो ये ऊपर वाला जो रो है ये आपको हस्बैंड की एजेस बता रहा है, और नीचे वाला रो वाइफ्स की एजेस। जनरली हम लोग ऑल ओवर द ग्लोब ही वैसे ये टेंडेंसी है, जैसे जो हस्बैंड्स हैं वो जनरली ओल्डर होते हैं वाइफ से, आपको वो दिख भी रहा है यहाँ पे, राइट। एक हमारी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, वर्किंग हाइपोथेसिस हो सकती है। अब ये तो हम विजुअली देख के इस डेटा को बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत कम डेटा है। अब आप इमेजिन करिए अगर यही डेटा थाउजेंड ऑफ कपल्स के लिए हमारे पास हो, तो हमको उसको एनालाइज करना, एक जनरल ट्रेंड बताना, जनरल पैटर्न बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। हमको वन ऑन वन देखना, उसको याद करना, उसको मैन्युअली इन्फर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस काम के लिए हम कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं इसमें यूनिवेरिएट वेरिएबल्स फाइंड आउट करूँ, जैसे मीन फाइंड आउट करती हूँ मैं हस्बैंड की एजेस का या वाइफ की एजेस का, तो मुझे एक नंबर देगा, ठीक है। लेकिन ये नंबर हमें एसोसिएशन नहीं बता रहा है इन दो पेयर्स के बीच में। हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ये देखने के लिए कि इन दोनों वेरिएबल्स में आपस में रिलेशनशिप कैसे है। वो चीज़ें आपको मीन, मॉडर्न, सॉरी मीडियन या फिर मोड नहीं बताएगा। सो पेयरिंग विद इन द कपल इज एक्चुअली लॉस्ट। कौन कौन से क्वेश्चंस हम आंसर करना चाहेंगे इसमें, जैसे कि कितने पेयर्स हैं जिसमें यंगर हस्बैंड होगा, रिलेशनशिप क्या है हस्बैंड की एज का वाइफ की एज के साथ में, एक जनरल पैटर्न में एक ट्रेंड की बात हम देखना चाहेंगे। हम ये भी देखना चाहेंगे कि एक मीन एज क्या रहती है किसी भी स्पाउस की, चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो, एक पर्टिकुलर एज रेंज के लिए। से मैं इंटरेस्टेड हूँ कि जो 40 to 45 एज रेंज की लेडीज़ हैं, उनके लिए मीन एवरेज हस्बैंड की रेंज क्या है, क्या वो 60 के आसपास है, क्या वो 40 के आसपास है, क्या वो 50 के आसपास है। उस तरीके के रिलेशनशिप्स अगर मैं एनालाइज करना चाहूँ इस तरीके के डेटा सेट के साथ में, तो भी कोरिलेशन यूजफुल है। कोरिलेशन को हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं स्कैटर प्लॉट के साथ में, राइट। ये क्या कह सकते हैं हम, फर्स्ट कट इंफॉर्मेशन है जो आपको इमीडिएटली विजुअली मिल जाएगी। तो आप वाई एक्सिस पे देखें, ये वाइफ की एजेस हैं जो टेबल हमने अभी देखा, और एक्स एक्सिस पे क्या है, हस्बैंड की एजेस हैं, राइट। और इसको प्लॉट किया गया। सो से फॉर एग्जांपल हम ये वाला पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट कैसे आया है, हमने देखा कि वाइफ की एज से 43 है और उसके हस्बैंड की एज कितनी है, 46 या 47। तो जहाँ पे ये दोनों लाइंस, अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉप करूँ ऐसे, और एक यहाँ से ड्रॉप करूँ वाई एक्सिस पे, तो जहाँ पे दोनों मीट होंगे वहाँ पे मैं ये पॉइंट लगाऊंगी। तो ऐसे हमने सारा पॉइंट जो है, प्लॉट जो है वो इसमें डेवलप करा, राइट। एंड व्हाट डू वी सी देयर इज अ वेरी positive as well as linear relationship with the within the ages of husband and wife। और हमने इसको डिस्कस करा था, क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तो है ही है क्योंकि इसमें स्कैटरिंग बहुत कम है डेटा की, राइट। पॉजिटिव एसोसिएशन है क्योंकि आपका जो स्लोप है वो अपवर्ड ट्रेंडिंग है इसमें, राइट। और उसके बाद अगर मैं एक लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, तो उस पर्टिकुलर लाइन के आसपास ही ये डेटा क्लस्टर कर रहा है, राइट। स्प्रेड नहीं है, स्कैटर नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ये स्कैटर प्लॉट तुरंत दे देता है जैसे ही मैं दो डेटा सेट्स को प्लॉट करती हूँ, सिंपल एक्स और वाई के प्लॉट के ऊपर। अब हमने ये क्लास में डिस्कस किया था कि आपको इस प्लॉट में पहले प्लॉट से क्या डिफरेंस लग रहा है, राइट। अगर आप चाहें तो वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये प्लॉट जो हमने फर्स्ट प्लॉट देखा उससे कैसे डिफरेंट है। तो फर्स्ट प्लॉट से प्लॉट कैसे डिफरेंट है,
लीनियर रिलेशनशिप तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, राइट, क्योंकि इसका ट्रेंड कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। लेकिन स्कैटरिंग क्या है इस प्लॉट में, बहुत ज़्यादा वाइड है अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले प्लॉट के साथ, राइट। सो पॉजिटिव कोरिलेशन तो है, लेकिन वो प्रॉबेबली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसको हम और भी कैसे देख सकते हैं, एक वैल्यू हम ले लेते हैं, जैसे 120 यहाँ पे वैल्यू है, 120 के ऊपर आपकी y की वैल्यू 30 भी है, y की वैल्यू 60 भी है, y की वैल्यू 120 के आसपास भी अप्रोच कर रही है, राइट। तो y इज ऑल ओवर द प्लेस, आई कैन से वेरी कर रहा है, उसका बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कोरिलेटेड तो है ये, पर इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है, पॉजिटिव है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं है। और ये डिपेक्ट कर रहा है आपका स्कैटर, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है आपका डेटा, राइट। ये थर्ड टाइप का ग्राफ है, अगेन इसमें भी हम कोरिलेशन देख रहे हैं दोनों वेरिएबल्स का। ये पैराबोला बन रहा है, तो अगर y एक्सिस देखें, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड रिलीज हाइट, जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जैसे आपने कोई बॉल फेंकी है, अगर आप उसको ज़्यादा हाइट से फेंकेंगे, क्या वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ये उसका ग्राफ है, राइट। तो इसमें भी दोनों में कोरिलेशन तो है, लेकिन नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है एकदम, राइट, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। सो ये हमने सारा जो डॉट्स वाले प्लॉट्स देखे भी एक्स वाई पे, इनको हम स्कैटर प्लॉट्स कह रहे हैं। ये लीनियर या नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स दोनों ही हमें दिखा रहे हैं। इसमें हमको स्लोप ऑफ लाइन भी दिख रहा है, कितना टिल्ट है अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ इन डेटा पॉइंट्स के बीच में। क्लस्टर हम डिफाइन कर सकते हैं, कितने टाइट क्लस्टर है और कितना लूज क्लस्टर है, राइट। सो अगर हम डिफाइन करें स्कैटर प्लॉट को, तो स्कैटर प्लॉट इज अ ग्राफ दैट यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ एन explanatory variable on horizontal which are plotted against a response variable on the vertical or y-axis. ये by convention है, जैसा कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। x एक्सिस पे हम यूजुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं और y एक्सिस पे यूजुअली डिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप इसको स्विच भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा, पर ये कन्वेंशन है, राइट। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो ओवरऑल पैटर्न है वो आपको जो कोरिलेशन है वो ओवरऑल पैटर्न का एक ब्रॉड ट्रेंड आपको देगा। और ये क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है कोरिलेशन को, उसके आउटलायर्स, डेटा पॉइंट के आउटलायर्स। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जैसे कि ये वाला प्लॉट है, इसमें ये वाले जो पॉइंट्स हैं ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे, ये प्रॉब्ली आउटलायर्स हैं, इस क्लस्टर के बाहर हैं, राइट। अगर मैं इन आउटलायर्स को रिमूव कर दूं यहाँ से, तो हो सकता है ये पॉइंट्स जो हैं ये बेटर टाइटली क्लस्टर हो जाए, मुझे बेटर विजुअलाइजेशन मिले। सो आउटलायर्स जो हैं वो कोरिलेशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं, ओके। फिर हमने डिस्कस किया था y इज इक्वल टू ax प्लस b, और mx भी हम कई बार m भी लेते हैं की जगह, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, राइट। तो इसमें y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, a क्या है, स्लोप है लाइन का, और x क्या है आपका, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन यहाँ डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर आपका x इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ सिंबल पॉजिटिव आएगा। अगर x इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, तो सिंबल क्या आ जाएगा, नेगेटिव, राइट। और b जो है इंटरसेप्ट है ग्राफ पे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या मतलब है उसका। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, दो वेरिएबल्स हैं x और y, उस पर कुछ डेटा प्लॉट पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हैं। इसमें ये ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो प्लस b है यहाँ पे जीरो हो गया, राइट। सो प्लस b मतलब ये प्लस b जीरो हो गया, मतलब ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है पॉइंट जीरो से, तो इंटरसेप्ट की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, वो जीरो है, राइट। तो ये जीरो हो गया। उसके बाद में a की वैल्यू जो हमारा स्लोप है, इस केस में उसकी वैल्यू 1 है, राइट। टैन थीटा से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय x, मतलब y इज इक्वल टू एक्स, कि y इज इक्वल टू एक्स का ये मॉडल है। अब ये सेकेंड ग्राफ है, वेरी सिमिलर लुकिंग, एक्सेप्ट फर्स्ट जो डिफरेंस हमें एकदम स्ट्राइक डाउन करता है कि इसका ट्रेंड जो है डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब ये नेगेटिवली कोरिलेटेड ग्राफ है, राइट। सो y इज इक्वल टू -2x है ये। अब इसमें 2 क्यों आ गया है, इसमें 2
स्लोप के कारण स्लोप के कारण आ गया। अगेन इसमें इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है, ओरिजिन से ही शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आप x को वन टाइम चेंज करोगे तो y आपका -2 टाइम्स चेंज हो जाएगा। ओके, ये थर्ड ग्राफ है जिसमें अगेन आपके पास में कोई रिलेशनशिप हमें मिला है y और x के बीच में। डिफरेंस क्या है, इस पे आपका b जीरो नहीं है, कुछ इंटरसेप्ट की वैल्यू है 0.5 जो ये यहाँ पे आपको दिख रही है, और जो y है आपका वो भी दुगना चेंज होता है अगर आप x को एक टाइम चेंज करो, राइट। सो ये लाइन आपको ये वाला रिलेशनशिप दे रही है। जस्ट ये ग्राफ्स आपको क्या दिखा रही है, ये ग्राफ्स आपको ये दिखा रहे हैं कि जनरल पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन का ट्रेंड कैसे नज़र आता है। एक दूसरा, ये इक्वेशंस आप यूज़ कर सकते हैं y को फाइंड आउट करने के लिए अगर आपके पास x नोन है तो। और एक ये लास्ट ग्राफ है जिसमें स्ट्रेट लाइन तो है, y इज इक्वल टू 1 है, लेकिन वो कांस्टेंट है, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है जैसे जैसे हम x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। इसका मतलब y और x में कोई कोरिलेशन नहीं है, राइट, कोई एसोसिएशन नहीं है। और अगर हम रियल वर्ल्ड की डेटा करें तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हमको शायद ही मिलते हैं, परफेक्टली लीनियर रिलेशनशिप हमको शायद ही मिलते हैं। रियल वर्ल्ड डेटा कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आपको इस ग्राफ में दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है, राइट। क्यों स्कैटर्ड है, क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट हो सकता है जो आपने एक्स की ली है उसमें कुछ एरर इंट्रोड्यूस हुआ है। एरर किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अगर ये इंस्ट्रूमेंटल डेटा है तो इंस्ट्रूमेंट का एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, अगर ऑब्जर्वेशनल डेटा है तो उसमें भी ह्यूमन एरर हो सकता है आप सर्वे ही पुअरली डिजाइंड हो, राइट। वैसे ही वही एरर आपका फिर प्रोपोगेट करेगा आगे, और जो आप वाई वेरिएबल फाइंड आउट करोगे उसमें भी कुछ एरर रहेगा, राइट। सो ये जो डेटा है ये x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y के बीच में है, जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज के साथ एरर्स भी है। तो रियल वर्ल्ड में डेटा कुछ ऐसा होता है जिससे हमें इन्फ्रेंसेस बताने होते हैं। ये एक और तरीके का ग्राफ है जो हमें एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप शो कर रहा है। इसमें y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, ई इसमें एक्सपोनेंशियल है 2.17 एंड समथिंग इसकी वैल्यू रहेगी, राइट। सो ई सडनली इंक्रीज करेगा और मेनी टाइम्स इंक्रीज करेगा, कोई रिलेशन लीनियर नहीं है इसमें ग्राफ में, राइट। जस्ट टू शो यू just to give you different types of correlations that can exist between the variables, linear, नॉन लीनियर, जैसे एक्सपोनेंशियल, नो टाइप ऑफ एसोसिएशन, ये सारे कोरिलेशंस के टाइप्स ही हैं बेसिकली। विजुअली वो कैसे दिखेंगे आपको,